राजस्थान फोरम के डेजर्ट सोल संवाद में आज आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम कला, संस्कृति, साहित्य और विभिन्न जो दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उससे जुड़े हुए लोगों से संवाद का कार्यक्रम है, जिसमें आप अब तक रूबरू बहुत से लोगों से मिलते रहे। आज हम इस माध्यम से आपसे बात करेंगे और मेरे साथ हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हरिराम जी मीणा हैं। हरिराम जी मीणा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय देना चाहूँगा। आप में से बहुत से लोग उनके साहित्य से परिचित होंगे, बहुत कुछ आपने जो काम किया है उससे आपकी वाकफियत होगी, लेकिन ये जानना दिलचस्प होगा कि हरिराम मीणा पुलिस सेवा में रहते हुए साहित्य से बहुत गहरे स्तर पर जुड़े हुए रहे हैं और इनका जो लेखन है वो आरंभ तो कविता से हुआ। उनकी दो कविता संग्रह शुरू में आए थे। करीब पहला संग्रह 1999 में आया था, हाँ चांद मेरा है, जिस पर राजस्थान साहित्य अकादमी का मीरा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ मीणा जी को। दूसरा संग्रह आया था सुबह के इंतजार में, और फिर एक प्रबंध काव्य आया रोया नहीं था यक्ष। इसी क्रम में आपने कुछ और भी माइथोलॉजिकल विषयों पर अच्छी लंबी कविताएं लिखी, जिसमें एक लव्य पर एक लंबी कविता है आपकी, और भी बहुत सी कविताएं जो मीणा जी से हम बातचीत में उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके लेखन का एक और बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो कथा से जुड़ा हुआ है। कथा में आपने दो महत्वपूर्ण उपन्यास हमको दिए हैं, एक तो है धूनी तपे तीर और दूसरा डांग, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके की, चंबल के एरिया की जो खासतौर से जो डांग क्षेत्र है उसमें जो दस्यु समस्या रही है उसको बहुत गहराई में जाकर के आपने समझने की और उसे व्यक्त करने की कोशिश की है। ये अभी आया है पिछले साल ही और काफ़ी चर्चित हो रहा है। और इसी क्रम में आपने जो और महत्वपूर्ण काम किया वो आदिवासी समाज की समस्याओं पर बहुत महत्वपूर्ण काम है आपका, और उसके लिए बहुत सारी यात्राएं भी की। उन यात्राओं से जो कुछ जानकारियां और उपलब्धियां हासिल की उनको एक यात्रा वृत्तांत के रूप में भी लिखा, और आदिवासी समाज का जो समस्याएं हैं उनका विश्लेषण भी किया। वो कैसे उस समस्या से उभर के बाहर आ सकते हैं इसके बारे में आपकी अपनी एक बहुत गंभीर सोच है, जिसको हम जानेंगे। पुलिस सेवा में रहे हैं तो निश्चित रूप से उससे जुड़े हुए संस्मरणों पर भी काम करना स्वाभाविक था, तो उसकी भी एक किताब आई थी खाकी कलम, जो अभी 2 साल पहले ही छप करके सामने आई है। और भी बहुत सारे जीवन के प्रसंग है जो शायद आपकी बातचीत में और खुल करके सामने आएंगे। तो सबसे पहले तो मीणा जी मैं आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्कार आपको। ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपसे आपके लेखन के विषय में, आपके सार्वजनिक सेवा के बहुत सारे अनुभवों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि कोई भी कार्य की शुरुआत जो होती है व्यक्ति की, उसकी रूपरेखा बचपन में बन जाती है। कहीं ना कहीं उस तरह के जो आपकी रुचियां है, आपके जो शौक है वो शेप लेने लगते हैं या आपका चित्त बनने लगता है। क्योंकि आपने सार्वजनिक जीवन में उस तरह की भूमिका निभाई, लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस लेखन से आपका लंबा संपर्क रहा है उसकी शुरुआत कहीं मुझे बचपन में दिखाई देती है। तो थोड़ा सा उस बचपन को आप याद करते हुए उन प्रसंगों को अगर हमें बता सकें जो आपको इस रुचि की तरफ ले आए और क्या कुछ जाना सीखा आपने, जरा उसकी। जी, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे राजस्थान फोरम के इस डेजर्ट सीरीज में शामिल किया है संवाद के लिए। जी, बचपन में साहित्य की समझ कहीं थी या नहीं ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ पढ़ने का शौक शुरू से रहा है, जिसमें आंचलिक लोक कथाओं की जो छोटी छोटी किताबें निकला करती थी वो मैंने खास करके मिडिल क्लास के लेवल में स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ता था। और फिर बाद में जब पढ़ाई कर रहा था मैं, तो
बीए करने के दौरान से ही एक प्रेशर था परिवार का, जो कि सारे मेरे कुटुंब में मैं ही सबसे पहला पढ़ा लिखा एक तरह से आदमी रहा। पिताजी भी एक तरह से अनपढ़ ही थे, और बीए में ये था चूँकि गरीबी थी, किसानी थी, तो जाहिर है कि प्रेशर था। तो मेरे मन में ये था कि भाई कहीं किसी भी तरह की कोई नौकरी मिल जाए। तो इसलिए जब उस वक्त क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है ये सवाल नहीं उठा था। पहला तो प्रमुख मकसद यही था कि किसी भी स्तर की कोई नौकरी मिल जाए, यहाँ तक कि चाहे 4th क्लास की नौकरी मिल जाए तो भी एक बार उसको करना है, फिर आगे देखेंगे कैसे करियर आगे बढ़ता है। फिर जब मैं बीए कर लिया था, एमए में आया, तब कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई कि मुझे क्या करना चाहिए। तब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आई, फिर दिमाग में आया कि भाई कोई प्रशासनिक सेवा में जाए, ये करें। लेकिन ये बातों के पीछे जो बैक ऑफ द माइंड में जो था वो मेरा, खास करके जब मैं एमए में आया तब ये था कि मैं एकेडमिक लाइन्स में जाऊं और शिक्षण जो कर्म है उससे जुड़ करके कहीं मुझे अगर कोई लेक्चरर की नौकरी मिल जाए तो शायद वो मेरे लिए मेरी चुनिंदा या मेरी जो पसंदीदा नौकरी है वो होगी। तो यहाँ पे मेरा जो था मकसद वो एकेडमिक्स में आने का था, एजुकेशन लाइन में आने का था। लेकिन मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, और फिर बाद में मैंने 4th क्लास की नौकरी भी की 2 महीना के लिए समाज कल्याण विभाग में, यहीं जयपुर में ही केसरगढ़ जहाँ राजस्थान पत्रिका का ऑफिस है, वहाँ समाज कल्याण विभाग का ऑफिस हुआ करता था। वो एक अस्थायी नौकरी थी, नौकरी करना जरूरी था, तो मैं एमए करते ही उसमें लगा। फिर उसके बाद में मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, पंजाब नेशनल बैंक में थोड़े दिनों, महीना 15 दिन अस्थायी नौकरी की। पंजाब नेशनल बैंक में स्थायी बाबूगिरी की। फिर मैं 4.5 साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कॉइन नोट एग्जामिनर कम क्लर्क के पद पे रहा, और उसी दौरान मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करता रहा। फिर मेरा राजस्थान पुलिस सर्विस में सिलेक्शन हो गया। उसी दौरान मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ग्रेड ए के पद के लिए सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उन दिनों इस तरह का वातावरण था कि चलो हमारे गांव से भी 1-2 अफसर बन गए थे, तो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जाएं। तो गांव में जो पिताजी ने पूछा इधर उधर, तो उन्होंने कहा था नहीं, ये राजस्थान पुलिस सर्विस ठीक है तो बजाय रिजर्व बैंक के। हालांकि मेरे मन में तो रिजर्व बैंक जाने की थी। एनीवे वो एक फैसला मेरे लेवल पर नहीं था, वो एक सामूहिक फैसला था परिवार का, कुटुंब का, गांव का। और फिर मैंने राजस्थान पुलिस सेवा ज्वाइन की, और फिर इसी से मेरा पदोन्नति हुई इंडियन पुलिस सर्विस में, आईपीएस में। मैं आईजी के पद से 2012 में रिटायर हुआ। ये तो मेरा करियर की एक ये जो आपकी एजुकेशन हुई, खासतौर से जो पोस्ट ग्रेजुएशन, वो तो आपने जयपुर से ही किया? जी, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी। अच्छा, क्या विषय क्या रहे? मेरा था राजनीति विज्ञान। अच्छा। और 75 में मैंने किया था एमए। ओके। तो ये जो आपकी मतलब जो प्रारंभिक जो जिंदगी है और जो शिक्षा भी आपने की, मुझे लगता है साहित्य से इतना सीधा जुड़ा उस तरह से नहीं बनता। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुचि आपकी साहित्य से या इस तरह की जो रचनात्मक विधाएं हैं उनसे रही है। कुछ आपने लगातार ऐसा जो नया लिखा जा रहा है उसको भी पढ़ा समझा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल रुचि रही है। और ये रुचि कब से पैदा हुई होगी, जैसे मैंने पहले कहा कि बचपन में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मैं बीए में पढ़ता था तब मैंने उस चीज को कंसंट्रेट किया अनुभव के स्तर पर, जो एक कच्चेपन की स्थिति में थे। मेरे पिताजी लोक गीतों की रचनाएं किया करते थे और उसके प्रति मेरा ध्यान गया नहीं। अच्छा। और फिर बाद में धीरे धीरे खास करके बीए में आया, तब मेरा ध्यान गया कि यार ये है। तो फिर कुछ जैसे कविता लिखने की एक प्रेरणा सी मन में होती थी, एक ऐसा लगता लिखा जाए, और कहीं टूटी फूटी भाषा में लिखता भी।
एमए कर रहा था जब जो इंटर डिपार्टमेंटल जयपुर के जो इंटर कॉलेजेस कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे उसमें निबंध प्रतियोगिता में मुझे पहला इनाम मिला था। अच्छा। तब मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो हालांकि वो एक विमर्श की बात है, प्रोज की बात है। तो वो निबंध प्रतियोगिता में मुझे पहला इनाम मिलने से मुझे लगा कि मैं लिख सकता हूँ। तो तब वो तो उस तरह हुआ है लेख के रूप में, और छोटी मोटी कविताएं लिखने का प्रयास किया था। कविताएं लिखने का कब से मतलब शुरुआत होती है, थोड़ा ध्यान करके बताएं। देखिए, मैं रिजर्व बैंक में जब था 1976 से लेके और 1978 तक, उस दौरान वो माहौल इतना अच्छा था, एकेडमिक माहौल था। रिजर्व बैंक में नौकरी करने के बावजूद भी जो एमए करने के बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी से फिजिकली डिटैचमेंट हो गया था, लेकिन मेरा मन बार बार वही जो मैंने बताया आपको कि अध्यापकीय लाइन में जाता। तो मैं बार बार यूनिवर्सिटी जाता और वहाँ से मैं प्रेरणा लेता। इवन मैं एमए करने के बाद भी यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाया करता था। तो उस और हमारा जो ग्रुप था पढ़ने लिखने वालों में भी जो इस तरह की बातें करते हैं इंटेलेक्चुअल एकेडमिक्स की, वो हमारा एक ग्रुप रिजर्व बैंक में भी था। तो उस दौरान मैंने कुछ कविताएं लिखना शुरू किया था। हालांकि उन कविताओं को अलग से मैंने रखा हुआ है सुरक्षित है वो डायरी में, लेकिन मेरे जो संकलन पहला आया था 1999 में, हाँ चांद मेरा है, उसमें वो कविताएं नहीं है। उसमें मैंने 90 के दशक की कविताएं ली है, सन 90 से पहले की नहीं ली है। अब मैं सोच रहा हूँ वो जो 1976 से लेकर के 90 के बीच में जो कविताएं बनी है जो कि उनको मैं दोबारा एक बार देखूं कि वो किस तरह की, तो देखता हूँ बीच में। लेकिन बीच में ये बता दूं, मैं जैसे ही मैं 1979 में पुलिस में चला गया, डिप्टी एसपी बन के राजस्थान पुलिस सर्विस में, उसके बाद उस नौकरी की व्यस्तताएं और दबाव इतना था कि ये कविता वगैरह साहित्यिक कर्म वगैरह से कोई वास्ता ही नहीं रहा। इवन पढ़ाई लिखाई से भी वास्ता टूट गया था। और उसका मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग ही मेरी हो गई थी दस्यु प्रभावित क्षेत्र भरतपुर जिले के बयाना उपखंड में। अच्छा। और फिर मेरा दूसरा तबादला हुआ धौलपुर में। तो ये जो भरतपुर धौलपुर जो जब संयुक्त जिला था, अब अलग है, ये हमारे राजस्थान का सबसे ज्यादा दस्यु प्रभावित क्षेत्र रहा है। और उसमें जो पुलिस कर्म है वो निश्चित रूप से बहुत दबाव भरा और बहुत व्यस्तताओं से भरा रहता है। अगर किसी रात हम पूरी रात सो लेते थे तो सुबह उसका एक तरह से चाय पीते वक्त जश्न बनाते थे, आज पूरी रात सोने को मिली, मजा आ गया। क्योंकि सोने रात भर जगना भागना यही। तो उस दौरान ये किताबों से भी वास्ता टूट गया। कविता किताब बात ही मत करो, लेखन की बात मत करो। फिर मैंने 2-3 साल की वहाँ की बयाना में रहा, 3 साल, और वहाँ मैंने सोचा यार ये तो सपने भी मुझे बड़े अजीब से आने लगे। जो पहले सपने अच्छे आया करते थे, अच्छे इन द सेंस क्रिएटिव, जैसे आपका साइकिल के साथ या चारपाई के साथ हवा में उठना, तो वो जो अपेक्षाएं हैं, या कोई अच्छी नदी या झील या झरने या और भी उस तरह के जो है होते हैं ना, एक सॉफ्ट टाइप के, जिसमें एक बहुत ही अच्छा सौंदर्य बोध होता है जो आपको सुकून देता है। मतलब सपने देखने के बाद जब जागते हैं आदमी, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, वो सपने अच्छे होते हैं। और जो टेंशन नहीं हो, टेंशन अगर हो गया तो वो समझिए कि सपने गलत आ रहे हैं आपको। अरे मैं सपनों पे भी काम कर रहा हूँ, वही 1975 में कर रहा था। तब से जो मुझे सपने आते हैं मैं उनको दाएं बाएं टीप लेता हूँ और फिर उसको बाद में फुर्सत में डेवलप कर लेता हूँ। तो जब मैंने देखा कि पुलिस कर्म के उस प्रारंभिक चरण में मेरे सपने भी इस तरह के आने लगे, जीवन चर्या तो वैसी हो ही गई थी, या तो अपराधियों के बीच में, अपराधियों के आगे पीछे भागते रहो, खास करके दस्यु उन्मूलन अभियानों में। तब मैंने कहा ये मामला गड़बड़ है। तब मैंने जयपुर में कहीं मेरी किताबें रखी हुई थी, मैंने उन किताबों को जो बक्से में थी उनको लाया और पुणे में फिर बाद में किताबों से जुड़ा। और फिर लगातार मैंने
पुलिस कर्म ठेठ तक जब तक किया 2012 तक, मैंने लिखने पढ़ने से मोह नहीं छोड़ा और उससे वास्ता रहा। और मैं हमेशा जहां भी रहा फील्ड पोस्टिंग्स में, मैं मेरी लाइब्रेरी को जितनी मेरी किताबें थी उनको मैं साथ साथ ले जाता था। और जब हमारे सिपाही लोग जब सामान एक जगह से दूसरी तब्दीली होती है, तबादले में ले जाते हैं, तो बक्सों में वजन होता है, वो कहते हैं क्या ले जा रहा है साहब इसमें, तो वो उनको पता लगता है किताब है, ये किताबें क्यों ढोते फिरते रहते हैं। आप जानते हैं पुलिस एक ऐसा विभाग है जिसमें पढ़ाई लिखाई से वास्ता कम रहता है, बिकॉज कि वो कर्म ही ऐसा है, उसमें वक्त ही नहीं मिलता। पहला संग्रह आया था चांद तो मेरा है, तो उसके पैरेलल जो हिंदी में कविता लिखी जा रही थी या भारतीय भाषाओं में लिखी जा रही थी, उससे भी कुछ आपकी वाकई रही, उसमें कुछ रुचि रही, किन्हीं महत्वपूर्ण लोगों को आपने पढ़ा या उनसे अपनी कविता के साथ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैंने ज्यादा साहित्य बाद में पुलिस सेवा के दौरान नहीं पढ़ा, यदा कदा पढ़ता रहा हूँ, ऐसा नहीं है पढ़ने से भंग हुआ हो, लेकिन जो कुछ मैंने एमए तक पढ़ा, एमए तक और रिजर्व बैंक के दौरान मेरे पढ़ने की रुचि काफी रही। मैंने मेरे जो जैसे एमए के सब्जेक्ट थे उसके इतर भी मैंने दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं उनको भी पढ़ने का कोशिश किया। मेरी खास रुचि पढ़ने में फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, ये क्या नाम से थियोलॉजी, इनमें ज़्यादा थी। मेरा पॉलिटिक्स साइंस, हिस्ट्री, हिंदी लिटरेचर तो था ही विषय, और पॉलिटिक्स साइंस मैंने एमए किया ही। तो वो जो पढ़ने लिखने के दौरान जब आप कविता की बात करते हो, कविता की परंपरा से मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं था। हाँ, जो हमारे बड़े कवि हैं उनको पढ़ता जरूर रहा हूँ, जैसे मुक्तिबोध मेरे प्रिय कवि हैं, उनको मैंने पहले से ही पढ़ना किया, हालांकि मुझे समझने में बहुत देर लगी, और अभी भी मैं ये दावा नहीं कर सकता मुक्तिबोध को आप समझ जाए, क्योंकि उनकी जो फैंटासी है वो इतनी गहरी है कि उसको समझना बहुत मुश्किल, इसलिए मुक्तिबोध को बार बार पढ़ना होता है। मुक्तिबोध की कविता को पढ़ने के लिए आपको मुक्तिबोध के गद्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। मुक्तिबोध ने खासतौर से रचनात्मक प्रतिभा को दो भागों में बांट करके देखा। एक जो वो बाहरी दुनिया से संवाद के माध्यम से ऑपरेट करती है, और एक जो खुद से संवाद करती है, यानी उसका आत्मसंघर्ष। ये मेरे ख्याल से लेखकों को बहुत कुछ सीखने समझने की एक प्रेरणा भी देता है कि कैसे आप अपने व्यक्तित्व को दो एस्पेक्ट में मिला करके देखें। तो कहीं आप अपने को उस द्वंद्व से भी जोड़ करके देख पाते हैं? क्योंकि मेरी जिंदगी में द्वंद्व रहे हैं, क्योंकि एक तो एक करीबी का जो माहौल मुझे पता है, पिताजी किस तरह कर्ज पे पैसा ला करके मेरी फीस या किताबों का जुगाड़ करवाया करते थे, तो वो एक जो इस तरह के कटु अनुभव होते हैं जिंदगी के अभावों के, वो आपको बहुत कुछ गहराई में सोचने के लिए बाध्य करते हैं। और मुक्तिबोध के भीतर कितनी जटिलता है, कितने अंतर द्वंद्व थे, इनको तो हम नहीं पहचान सकते, लेकिन कविता के माध्यम से काफी हद तक हम उनके निकट जा सकते हैं। मुक्तिबोध जो कहते हैं कि ज्ञानात्मक संवेदना या संवेदनात्मक ज्ञान, तो इसको आज भी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो आलोचना और सृजन कर्म दोनों का जो सामंजस्य बिठाते हैं, वो बहुत बड़ी बात एक भी कहते हैं आलोचना में, कि जब नई अभिव्यक्तियों को देखकर स्थापित आलोचकों की नाड़ी छूटने लगती है। तो मुझे यहाँ उनका ये जो कहना है, ये जो नए विमर्श है हमारे, चाहे स्त्री है, दलित है, आदिवासी है, दूसरे विमर्श आने वाले हैं, उनके रचनात्मकता, साहित्य और उनके सौंदर्य बोध को परखने के लिए मुक्तिबोध की तरफ हमें जाना चाहिए। तो इस तरह जो आपने कहा कि उन कविताओं पर मुक्तिबोध का या अन्य किसी कवि का, जो हमारी साहित्य की जो कविता की परंपरा रही है, उसका कोई असर वगैरह, वो मेरे को ऐसा लगता नहीं, लेकिन बाद की कविताओं में जरूर मुक्तिबोध का असर मुझे दिखाई देता है। जैसे सुबह के इंतजार में एक लंबी कविता है, और वो मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से कई मुक्तिबोध उसमें प्रभावित कर रहे हैं मुझे। ये जो आपने कुछ प्रबंध काव्य लिखे हैं,
जैसे एकलव्य को लेकर के आपकी एक लंबी कविता है, या जो रोया नहीं था यक्ष, ये कविता है, थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे आप प्रेरित हुए लिखने के लिए? रणजी, मैं एक्चुअली ये जो लिखने पढ़ने के साथ में जो भारतीय मिथक है उनको डिकोड करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि वो बहुत गूढ़ विषय है, लेकिन जब हमारे जो संस्कारों में हमने जो सुनते रहे, जो पढ़ते रहे, उसमें ये है कि जैसे सतयुग रहा होगा, त्रेता युग होगा, द्वापर है, फिर अब कलयुग की बात करते हैं, या राम कथा है, चाहे वो वाल्मीकि की रामायण है या तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, या फिर कृष्ण, भगवान कृष्ण की जीवनी है, महाभारत है, या सतयुग में अब इंद्र वगैरह की जो किस्से कहानियाँ आते हैं, तो मुझे कई बार लगता है जैसे स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, ये क्या है? क्या असल में पाताल कोई धरती के नीचे तो है नहीं, और पाताल को कुछ लोग जोड़ते हैं साहब पृथ्वी का नीचे वाला हिस्सा जहाँ अमेरिका है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि पाताल में चला गया वो, तो बार बार हिंदुस्तान का आदमी अमेरिका में जाएगा नहीं है, पाताल से बाहर आ गया तो अमेरिका से यहाँ तो आ नहीं पाएगा। जब वो सुविधाएं नहीं थी, आज चाहे हवाई जहाजों से आज है, उसको 10-12 या जो भी 16-17 घंटा लगता है, अलग बात है। स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट है, समुद्र मंथन का कॉन्सेप्ट है, तो ये नहीं कि भाई स्वर्ग कहीं आसमानों में है, क्योंकि अब तो जितनी खगोल विद्या या वैज्ञानिक शोध हुए हैं, खोज हुए हैं, उनमें यही नहीं पता कि पृथ्वी के बाहर भी कोई जीवन है या नहीं, हम अभी निश्चित तौर पर नहीं कह सकते। तो मैंने फिर इसको डिकोड करने की प्रक्रिया में ही एकलव्य को देखा, एकलव्य कैरेक्टर को, और मैंने यूँ देखा कि मैंने फिर एकलव्य से ताल्लुक रखने वाले ये मुझे 63 श्लोक मिले हैं जो महाभारत में है एकलव्य से संबंधित, और उन सारे श्लोकों को अगर आप एक साथ पढ़ें तो स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो जाता है कि एकलव्य का अंगूठा उसने स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा मांगने पर आचार्य द्रोण को नहीं दिया। और बात ये सामने आती है, जो ये श्लोकों को अगर आप विश्लेषण करें तो, कि एकलव्य का अंगूठा जबरन काटा गया, और उसके पीछे ये कि एकलव्य भी, देखिए एकलव्य कोई सामान्य आदिवासी नहीं है, वो निषादों का राजा, निषाद राज हिरण्यधनु का बड़ा बेटा युवराज है वो, और वो युवराज की हैसियत से आचार्य द्रोण के पास जाता है कि आप सवेतनिक ऑन पेमेंट और कौरव पांडवों के युवराजों को शिक्षा दे रहे हैं, धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, मैं भी युवराज हूँ, मुझे भी सिखाइए। और जब उसे वहाँ पे ये नहीं सिखाया जाता कि तू अनार्य है, तू शूद्र है, तू निषाद है, और ये कह करके उसको वहाँ से भगा दिया जाता है, तब वो, अब देखिए इन हालात में कोई आदमी उस गुरु को गुरु कैसे मान सकता है समान भाव से, जो उसको दुत्कार देता है, जो मना कर देता है उसको दीक्षा देने से। तो उन श्लोकों के आधार पर जो तर्क सम्मत निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि एकलव्य ने क्रोध में आकर के, अच्छा मुझे मना किया, मुझे ये कहा अनार्य शूद्र, और वो आचार्य द्रोण की प्रतिमा बनाता है, मृण मूर्ति बनाता है वो मिट्टी की, और वो अपने महुआ वृक्ष के नीचे उसको लगाता है, फिर बार बार उस पर तीर छोड़ता है। और मैंने तो कविता में कहा कि लो प्रणाम किया गुरु, और पहला तीर छोड़ा जो लगा मस्तक पर द्रोण के, और फिर उसने तीरों की वर्षा कर दी कि तू क्या गुरु, क्या दीक्षा देगा जो मुझे मना कर दिया। इस पर जो वर्ण व्यवस्था को नकार रहा है एकलव्य यहाँ पे, और वो जो अपनी बेइज्जती हुई उसका बदला आचार्य द्रोण पर तीर मार मार के कर रहा, ऐसे उसने सीखा। और यही प्रसंग आगे जुड़ता है जब वो कुत्ता भेजते हैं पांडवों का, कौरव पांडव जो भी है, तो वो कुत्ता एकलव्य पास क्यों जाएगा भाई, एकलव्य तो चला गया, आपने भेज दिया, और एकलव्य उस कुत्ते के मुंह में इतने तीर इस दक्षता के साथ में छोड़ता है, उसका मुंह भर जाता है और खून बिल्कुल नहीं निकलता, खरोच भी नहीं आई उसको। और फिर उस दशा में जब गुरु कुत्ते को देखते हैं तो कहते हैं अच्छा कुत्ते का ये हाल किया, किसने किया ये, कि उसने किया, वहां ये घटना घटित होगी। फिर एकलव्य को उन्होंने पकड़ के उसका अंगूठा का, अच्छा ये है तू नंबर 1 बनेगा, नंबर 1 तो मैं अर्जुन को बनाऊंगा। ये सारे
प्रसंग को लेकर के वो एक लवली कविता, एक लव पुनर्पाठ नाम से वो लवली कविता मैंने लिखी थी। ये ऐसे मीरा जी बहुत सारे हमारे जो नए कवि हैं, जैसे मतलब चाहे धर्मवीर भारती हों, नरेश मेहता हों, या बाद के लोगों ने भी कुंवर नारायण वगैरह हों, उन्होंने माइथोलॉजी में से जो इस तरह के प्रसंग हैं उनका एक नई व्याख्या, एक नया विश्लेषण, उसमें से एक नई उद्भावनाएं की है। ये इसी अर्थ में मतलब हम अपनी माइथोलॉजी को एक नया अर्थ भी देने की कोशिश करते हैं या उसका विस्तार करते हैं और उसे आधुनिक बोध के साथ देखते हैं, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं। ये इधर का डेवलपमेंट है जो हमें उत्साहित करता है, हमें अपने परंपरा को इस तरह भी देखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा मैं चाहूंगा कि देखो मैं इसी को जोड़ रहा हूँ, इसी में बात की आपने, चाहे धर्मवीर भारती का आप अंधा युग की बात करें जी, या कुंवर नारायण की आत्मजयी की बात करें, हाँ, या नचिकेता की बात करें। अब देखिए वो सारे के सारे माइथोलॉजिकल प्रसंग किस तरह आज भी प्रासंगिक हो सकते हैं। मैं आपने जिक्र किया उसका, इस बात करनी चाहिए अपन को। रोया नहीं था यक्ष मेरा प्रबंध काव्य है, और रोया नहीं था यक्ष, क्योंकि मैंने बाद में तो मैंने पूरी परंपरा को पढ़ा है, संस्कृत साहित्य को मैंने हिंदी अनुदित रूप में पढ़ा है, और जो आपने बात करें कुंवर नारायण की बात करें, ये अंधायु की बात, भारती की बात कर रहे हैं, ये सारा बाद में पढ़ा सबको है ना, पूरी परंपरा को। तो आप ये देखिए कि जब मैं कालिदास के मेघदूत को पढ़ रहा था तो उसमें बार बार यह था, ये जाएगा गाएगा, तू वहां जाएगा तो ये नदी नाले पर्वत पहाड़ ये मिलेंगे ये मिलेंगे ये मिलेंगे, और वो यक्ष अपनी प्रेमिका ओब्लिक पत्नी यक्षिणी को संदेश दे रहा है मेघ के माध्यम से, और वो कहते जाएगा ये मिलेगा वो मिलेगा, फिर अंततः तेरे को यक्षिणी की सूप मिलेगी, उसका हाल खराब हो रहा होगा, वो दुर्बल होगी क्षीणकाय होगी, उसको ये बताना कि देखो मेरा क्या हाल हो रहा है, कंकड़ गिर रहे हैं, आंसू से तुम्हारे रेखा चित्र बिगड़ रहे हैं, ये सारी चीजें। तो गागेगी में तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था, ये बात 1996 की मेडिसन भीलवाड़ा था, तो मैंने देखा कि एक बादल का टुकड़ा जा रहा था उत्तर दिशा की तरफ, तो मैं उस पर मेघदूत मेरे हाथ में था, पढ़ रहा था मेघदूत, कई बार बार पढ़ने का मन करता है मेघदूत को जी। तो उन दिनों मैं सोचे जा रहा था ये दलित चेतना पे, स्त्री विमर्श पे, आदिवासी विमर्श तक आया नहीं था जी। तो मेरे मन में ये था कि यार ये यक्ष, और ये यक्ष की पीड़ा यक्ष की नहीं है। मैंने जब कालिदास को पढ़ा उन्हीं दिनों तो मुझे पता लगा कि ये वस्तुतः कालिदास की वह वेदनाएं है, और जब कालिदास को उनकी प्रेमिका मल्लिका या मालविका से दूर करने के लिए विक्रमादित्य, जिनके दरबार में ये राजरत्न थे कालिदास, और वो एक अलग प्रसंग है क्यों किया, वो भी एक अलग कहानी है, क्योंकि विक्रमादित्य के नाती है प्रसवसेन, और उनकी वजह से कालिदास को मल्लिका से दूर किया। मल्लिका को भी वो बना दिया गया है राजगणिका। दूर करने के लिए विक्रमादित्य ये कहते हैं कि कालिदास तुम में अब कविता का वो प्रभाव नहीं है, इसलिए तुम कहीं एकांत साधना करो। और वो कालिदास एकांत साधना के लिए 1 साल के लिए रामगिरी पर्वतांचल में विद्यांचल में चले जाते हैं, और वो कालिदास जो 12 महीना तक अपनी प्रेमिका के लिए वह वेदना से व्यथित है, वो ही यक्ष को माध्यम बना करके मेघदूत की रचना है। ये वस्तुतः कालिदास की जितने शब्द से ही बात आता है। तो मेरे दिमाग में यह है कि अगर वो मेघ, उन दिनों ग्लोबलाइजेशन का जमाना शुरू हो गया था, नई इकोनॉमिक पॉलिसी बन गई थी 1989 के बाद, आपको ध्यान है मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, तो उस टाइम पे जब ये ग्लोबलाइजेशन की खिड़कियां खुल रही होती हैं, तो मेरे दिमाग में यह है कि यार आज के, आप देखिए उसी दौर में बिल गेट्स सबसे धनाढ्य व्यक्ति बनेंगे आगे चल करके। तो ये दिन में था कि ये दिमाग में कि, और जैसे यक्ष, फिर मैंने इसके यक्ष के बारे में संदर्भ ढूंढे जितने भी पुराणों में या महाभारत में या रामायण में जिक्र आते हैं, कुबेर का चरित्र ढूंढा, कालिदास का जीवनी को पहचाना, तो मुझे फिर ये लगा कि यार ये कालिदास का यक्ष का मेघ संदेशक के रूप में गागेगी में चल रहा है, अभी पहुंचा ही नहीं है वहां पे, तो ये कहीं भटका के वापस आए कालिदास के पास, और फिर ये कहे कि मैं तो अब आ रहा हूं इस दौर में 20वीं या 21वीं सदी के संधि काल में, तो तब वो देश दुनिया को देखेगा, तो तब वो क्या रिएक्ट करेगा, क्या संदेश लेके आएगा। ये मेरे दिमाग में एक प्लॉट जम गया था। फिर मैंने देखा कि
कुबेर का चरित्र, देखिए ये पूरा पुराणों में जो संदर्भ आए हैं उसका, उसमें क्या है कि उसका मोटा पेट है, श्वेत देह है जो कौड़ियों जैसी बीमार आदमी की, मोटा पेट, खाऊ टाइप का आदमी, एक नेत्र है उसके, एक आंख पिंगल कहते हैं उसको, क्योंकि शिव का वो मित्र है। तो शिव पार्वती एक बार जा रहे थे, पार्वती को उसने, पुराण में ये संदर्भ आता है कि एक कुबेर ने शिव पार्वती संग भ्रमण करते हुए पार्वती की तरफ सम्मान भाव से देखा। ये पुराण का वो है जो लिखा हुआ, सम्मान भाव से देखा पार्वती की तरफ, फिर पार्वती की आंख से एक कौंध निकली जिससे कुबेर की एक आंख अंधी हो गई। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, सम्मान भाव से देखा तो क्यों ऐसी कौंध निकली जिससे आंधा हो गया? जरूर उसने गलत भावना से देखा होगा। ये तो एक आंख स्पिन, तो एक आंख, तो एक आंख। फिर देखिए सभी देवी देवताओं का माइथोलॉजी में उनके वाहन कोई न कोई पशु है। कुबेर का वाहन नर वाहन है, मतलब पुरुष नर, मनुष्य। इसका मतलब है कि साधारण प्रजा पर वो सवारी करता है। तो मुझे कुबेर का जो चरित्र सामने आया इन संदर्भों से, वो आया शोषणकारी, अर्थ की सत्ता पे कब्जा। देखिए धन का देवता है लेकिन पूजा वर्जित है, पूजा है लक्ष्मी की। तो धन कुबेर को दिया सामंत। कुबेर, ये देखिए कुबेर राक्षस वंशी है, रावण का रिश्तेदार है, लेकिन देवासुर संग्राम में वो इंद्र का साथ देता है, इसलिए उसको बतौर पुरस्कार अलकापुरी का राज्य सामंत बना दिया जाता है। तो वो सामंत है, वो धन का देवता, धन के ऊपर बैठा हुआ है पालती मार के। वो एक आंख है, दुष्चरित्र है, मोटा पेट है, खाऊ है, शोषक है, और एक और तीन टांग। तो तीसरी टांग कौन सी? मैंने उसको भ्रष्टाचार से जोड़ा है, व्यभिचार से जोड़ा है, और पुरुष वाहन प्रजा पे सवारी करने वाला। तो एक इस तरह का वो मुझे लगा खलनायक। और यक्ष मुझे लगा आज की दलित, दमित, वंचित, शोषित स्त्री सहित मानवता का उद्धार करने वाला एक नायक, क्रांतिकारी नायक। तो यक्ष को मैंने वैसे चित्रित किया, यक्षिणी को मैंने स्त्री चेतना की वाहिका के रूप में चित्रित किया, कुबेर को मैंने एक खलनायक के रूप में चित्रित किया। कालिदास उसमें है, रोयनी थे यक्ष में। तो वो एक कविता। और मुझे संतोष इस बात का है कि हमारे आदरणीय जो अब तो गुजर गए केदारनाथ सिंह जी उसका ब्लर्ब लिखा और बड़े मन से लिखा उन्होंने। तो ये एक नई उद्भावना भी है और एक उसको एक नई व्याख्या भी मिलती है इससे, जो निश्चित रूप से आज की लिए प्रासंगिक भी है। कुछ मैं चाहूंगा कि अपनी तो एक कविताएं आप जरूर सुनाएं जिनसे आपके काव्य पक्ष को भी जाना जा सके। तो आप छोटी भी सुना सकते हैं। देखिए तो आप एक सबसे छोटी कविता है, वो 2 पंक्तियों की भी ना कहें, 2 क्लोजेस की कहें। आज जिस हिसाब से मेरे जहन में अब धीरे धीरे आदिवासी समाज की जो पीड़ा है, जो उसके अस्मिता के सवाल है, जो अस्तित्व के सवाल है, वो बार बार आते हैं। और अभी आप देखिए इस दौर में जिस तरह दिल्ली के चारों तरफ किसान लोग उस कड़कड़ाती ठंड में भी जमे हुए करीब 2 महीने उनको होने वाला है। तो झगड़ा है आदिवासी की जमीन जारी, जल जंगल जमीन का सवाल, और किसान की भूमि पर भी कौन कब्जा करने की हमको आशंकाएं हैं, ये तीनों कानूनों से पता लगता है। तो ये जो पूंजीपतियों का वर्चस्व लोकतांत्रिक सरकारों में बढ़ता जा रहा है और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन की कीमत पर विकास का जो ढांचा तैयार चल रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद, ये सारे संदर्भ को लेकर के मेरी एक छोटी सी कविता है, जो सबसे छोटी कविता है जी। जो नहीं थे जमीन से जुड़े, जो नहीं थे जमीन से जुड़े वे ही जमीनों को ले उड़े। जो नहीं थे जमीन से जुड़े वे ही जमीनों को ले उड़े। अब ये सारा संदर्भ मैंने बताया। एक आदिवासी है, तो वो मैंने अंडमान के आदिवासी को देख के लिखा था। वो पूरे भारत ही नहीं विश्व का आदिवासी समुदाय किस तरह से आज विलुप्तीकरण के कगार पे है, उनकी अस्मिता गायब हो रही है, पहचान गायब हो रही है, अस्तित्व का खतरा है। बहुत सारी आदिम जनजातियां विलुप्त हो चुकी है और हो ही जा रही है दशक दर दशक। तो उस किस तरह ये सभ्यता जो है वो आदिवासियों और सभ्यता के क्या एक दृश्य बनता है, वो मैंने
इसका शीर्षक तो मैंने कहा ना, जैसे अंडमान के आदिवासियों को जब मैंने देखा था वहाँ गया मैं 2 बार, शीर्षक मैंने रखा संक्रांतिकालीन अंडमानी आदिवासी मनोदशा। ऐसा लगता है जैसे हमारे परिचित और शांत जंगलों में घुस रहे हैं दूर दिशाओं के तेज अंधड़। ऐसा लगता है जैसे हमारे परिचित और शांत जंगलों में घुस रहे हैं दूर दिशाओं के तेज अंधड़। समुद्रों से उठ रही हैं आपकी लपटें, पृथ्वी की सारी सभ्यता एक भीमकाय रोलर की मानिंद लुढ़कती आ रही है हमारी जानिब, और हम बधेवास भाग रहे हैं खो और गुफाओं की ओर, खोज रहे हैं किसी चट्टान का आसरा, धंस रहे हैं घने पेड़ों और झुरमुटों में लहूलुहान और भौचक के बेदखल होते हुए हमारी पुश्तैनी जमीनों से। ये जो आपकी आदिवासी समाज से जुड़ी हुई कविताएं हैं, और ख़ासतौर से आपने आदिवासी और दलित समाज की जो पीड़ाएं हैं, उनकी जो तकलीफ है या उनका जो संघर्ष है, उसको बेस बनाकर, उसको आधार बनाकर बहुत अच्छी कथाएं भी लिखी है। खासतौर से मैं धूनी तपे तीर को जब पढ़ता हूँ, और हमारे दक्षिणी राजस्थान में जिस तरह का मूवमेंट गुरु गोविंद के नेतृत्व में कहिए या उनके आसपास के तमाम लोगों ने जिस तरह से चलाया, और एक तरह से वो हमारी आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा भी है। भले उन्होंने सीधे आज़ादी की लड़ाई, कोई स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन अपने को लिबरेट करना भी एक तरह से आज़ादी का हिस्सा ही है। वो कैसे, उसका क्या पृष्ठभूमि बनी और किस तरह से आपने उस पर रुचि थी, और ये धूनी तपे तीर जैसे नहीं, आपने भी काम किया है जहाँ आप दूरदर्शन में रहे हैं, आपने भी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है मानगढ़ की, उस बहुत बड़े आदिवासी बलिदानी घटना पर। मैं जो आदिवासी संघर्षों के इतिहास को देख रहा था, क्योंकि हमें बार बार ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है इतिहास में कि 1857 में आज़ादी की जंग की पहला वो एक लड़ाई शुरू होती है, और जो फिर बाद में 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है। लेकिन जब मैंने आदिवासी संघर्षों का इतिहास देखा, पढ़ा, जाना, तो पता लगा कि जिस दशक में, मतलब 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्वी हिस्से में, भारतीय में, खास करके वेस्ट बंगाल के आसपास के में अपना राज्य सत्ता स्थापित करती है, और 1757 के एक दशक के भीतर 1763, 64, 65 में पलामू विद्रोह, दूसरे जो पहाड़िया विद्रोह वगैरह पूर्वी भारत में शुरू हो जाते हैं, जो आज का बिहार झारखंड है। उसी और वो सिलसिला लगातार जारी रहता है। कोई भी ऐसा आदिवासी अंचल हिंदुस्तान का मुझे नहीं मिला जहां पर किसी न किसी, हर दशक में अंग्रेजों और उनके जो सहयोगी थे, देसी सामंती सत्ता, सामंतवाद, उनके खिलाफ कोई संघर्ष न हुआ हो। ये संघर्ष श्रृंखला लगातार रही। उसी सिलसिले में जब मुझे पता लगा, ये आज से करीब 30 साल पहले 1990 के आसपास, मैंने अरावली उद्घोष जो बीपी वर्मा पथिक बाबा निकाला करते थे उदयपुर से, उस त्रैमासिक पत्रिका में एक संदर्भ पढ़ा कि मानगढ़ पर्वत पर इस तरह की कोई घटना घटित हुई। तब मैंने उसके बारे में सामग्री संकलन करना शुरू किया, और वहाँ कई मैंने दौरे किए उस इलाके के, और बुजुर्गों से पूछताछ की, परंपरागत मौखिक साहित्य में किस तरह के गीत वगैरह हैं वो भी आए सामने, और फिर मैंने उस पर एक लेख लिखा जो दैनिक भास्कर में छपा था। फिर मुझे काम करना ही था, फिर मैंने उस पर ज्ञाता वृत्तांत लिखा, लंबा करीब 30 प्रिंटेड पेज का, जो पहल पत्रिका में छपा। फिर मुझे काम और आगे करना ही मन नहीं भर रहा था। फिर मैंने एक लंबी कविता लिखी 30 पेज की, जो वज्दा पत्रिका भोपाल से जो निकलती, प्रलेस की पत्रिका, उसमें छपी। मीनवाइल में काम कर रहा था, किए जा रहा था, तो मेरे मन था ये बड़ा काम होना चाहिए, और इसी दौरान वो नॉवेल का भी काम कर रहा था। होना तो चाहिए था इतिहास, बट मैं इतिहास का विद्यार्थी उस रूप में नहीं रहा, इतिहास का ज्ञाता नहीं, तो मैं इतिहास लिखने में अपने आप को सक्षम नहीं मान रहा था। इसलिए मैंने फिक्शन के तौर पे ये एक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास कह सकते हैं इसको, उसके रूप में ये धूनी तपे तीर की रचना ये बनी। और वो इतनी बड़ी संघर्ष था, मैं तो उसको क्रांति कहता हूँ, कि गोविंद गुरु जो नायक हैं इस
आदिवासी मूवमेंट के जो मानगढ़ पर्वत की लोकेशन है बांसवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर, गुजरात के बॉर्डर पर जिला बांसवाड़ा, और वहां से आगे डूंगरपुर जिला हमारा राजस्थान का होता है, और वहां से आगे दाहोद क्षेत्र गुजरात का शुरू हो जाता है। तो उस 600 फीट की पहाड़ी के ऊपर ये पंचायत चल रही थी आदिवासियों के। आदिवासी पंचायत के बैकग्राउंड में उनके कई तरह के शोषण थे, जैसे बेगार है, नई आबकारी नीति है, नई जंगलात की जो कानून बना वो है, आदिवासी अंचलों में घुसपैठ है अंग्रेजों की और सामंतों की। अंग्रेज लोग वहाँ पे सड़क बना रहे हैं, खनन कार्य कर रहे हैं, जंगल पे वनोपज पर पाबंदी लगा दी गई आदिवासियों को, उनको उपभोग करने पर। तो ये और उनकी छावनियाँ स्थापित करने लगे वहाँ। तो जंगलात के महकमे, छावनी के फौजी वगैरह ये आदिवासियों को आए दिन तंग करते थे। फिर आदिवासियों को जो कि परंपरागत वनोपज और आखेट पर आधारित उनका जीवन यापन रहा, उसको वो कृषि कर्म की तरह धकेल रहे थे, ताकि कृषि कर्म हो तो राजस्व की वसूली की जा सके। करों में वृद्धि कर दी गई थी, उनके आवागमन पर 100 तरह की पाबंदी लगा दी गई थी। इन सारी जो दिक्कतें थी, समस्याएं थी आदिवासियों की, उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गोविंद गुरु ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया। और जब वो आंदोलन बहुत बड़े उस पर चला गया, तो 1913 में जब उनकी बड़ी पंचायत हो रही थी, तो अंग्रेजी और देसी रियासती गठजोड़ी फौजों ने उन पर एकदम आक्रमण किया, और उस घटना में करीब 1,500 आदिवासी शहीद होते हैं, मौके पर हो जाते हैं 700-800, इतने ही बाद में लाइलाज भी जो सेप्टिक हो गए, घायल हो गए, उनका इलाज ना होने से वो बाद में मर जाते हैं। तो कुल मिला के शहादत करीब 1,500 की करीब आती है। मतलब 1,500 के करीब, मतलब जलियांवाला बाग से भी बड़ा, और उससे भी 6 साल पहले। लेकिन उसका कहीं नोटिस नहीं लिया गया। और मुझे संतोष है कि चलो ये डॉक्यूमेंट्री का काम हुआ नोवेल के बहाने। उसके बाद वो अच्छी बात यह है कि इस किताब की बहुत अच्छी मतलब रिस्पॉन्स पर बहुत अच्छा रहा, और अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी हो चुका है। इसके साथ ही इस पर बहुत सारे आपको पुरस्कार भी मिले। जी जी, इसने मुझे पहचान इस अर्थ में ये किताब वाकई आपके लिए बहुत एक तरह से उपलब्धि मूलक भी रही। और मुझे लगता है कि आपने वही यात्रा अपनी रोकी नहीं, बल्कि आप इस विषय में या इस तरह की जो स्ट्रगल है उनमें और गहरे उतरे हैं। और खासतौर से जिस एरिया में आपने एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम किया, उसके अनुभवों को भी आपने कथा के फॉर्म में लाने का प्रयास किया। और डांग जैसा उपन्यास अभी हाल ही में 2 साल पहले आया है, जरा उसकी पृष्ठभूमि के बारे में भी बताएगा, वो कैसे संभव जी। हुआ? देखिए, धुनीता पे तीर की बात करें, धुनीता पे तीर का जो अंचल है वो मेरे से दूर का अंचल है। मैं पूर्वी राजस्थान के रहने वाला, जिला सवाई माधोपुर का, और धुनीता पे तीर का जो घटना स्थल है वो दक्षिणी राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, और वो भी ठेठ गुजरात का बॉर्डर। जी, फर्क है जीवन शैली में, संस्कृति में, बोली चाली में भी। तो मुझे वहां अलग से मेहनत करनी पड़ी। धुनीता पे तीर में लंबी करीब 15-16 साल मैंने शोध किया। और डांग उपन्यास का सवाल है, तो ये जैसा आपने बताया दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो डांग इलाका है, राजस्थान के जिला भरतपुर, धौलपुर, करौली, और फिर थोड़ा सा एरिया हाड़ौती आ जाता है, और उससे जुड़ा हुआ फिर मध्य प्रदेश का भिंड, मुरैना वगैरह, और उधर उत्तर प्रदेश का भी ये इलाका यमुना के पार का आ जाता है। तो इस अंचल में मैंने करीब 1 दशक तक पुलिस अधिकारी के रूप में फील्ड वर्क किया, सेवाएं दी वहाँ। मैं डिप्टी एसपी रहा, मैं ट्रेनिंग में रहा 1 साल, डिप्टी एसपी रहा, एडिशनल एसपी रहा। तो ये जो फील्ड की पोस्टिंग्स है, जहाँ आपको बहुत ही जमीन पर रहकर काम करना होता है, तो उसका मेरे को सीधा एक्सपीरियंस रहा। और मुझे अभी भी मेरे जहन में उस भू अंचल का एक तरह से कोना कोना मेरे जहन में है। भाषा में से मैं वाकिफ हूँ, वहाँ का इतिहास, परंपरा, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन, वहाँ का मनोविज्ञान, और दस्युओं की जो परंपरा है उस पर सीधा अनुभव भी है। और सीधे अनुभव के अलावा जो कहानियां किससे चलते आए, जो इतिहास बनता गया, वो भी मैंने उस पर भी जानकारी हासिल की हुई थी पहले। मुझे इस नॉवेल को जब लिखा मैंने डांग को,
तो मुझे थोड़ा सा रिफ्रेश करने की जरूरत थी, और वो रिफ्रेश में चाहे वहाँ का दौरा करके आ गया या मैंने वहाँ मेरे परिचित लोग थे उनसे पूछ करके, फोन पे पूछ करके अपडेट हो गया। तो इसलिए उसमें मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। मैं ये कह सकता हूँ इसमें 80% घटनाएं सच्ची हैं, इसमें 80% जो पात्र हैं यहाँ तक नाम वो के सच्चे जो हैं। सारे जितने दस्युओं मैंने के उनके नाम हाँ हैं। नाम जरूर, नाम और वक्त समय वो जरूर तब्दीलियां कर दी। जैसे मैं उसमें बार बार 20 जगह हूँ, बट किस रूप में हूँ ये एक अलग बात है, ठीक बात है। ये पाठक तय करेगा। मैं हूबहू हरिराम मीना नहीं, ऐसे मैं के रूप में नहीं आया। उसको पढ़ते हुए मुझे लगा कि यानी एक पूरा नाम अपने आप में पूरा चरित्र है, मतलब ठीक है वो तो है ही, लेकिन कोई इलाका पूरा चरित्र हो, उसका कैसे उत्थान और उसके सामने जो स्ट्रगल है और उसका भविष्य क्या दिखाई देता है। जैसे उसमें से आपने लिखा है कि अगर इसको बेहतर ढंग से हैंडल किया जाए तो वो आज भी पर्यटन का एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत स्थान हो सकता है। आपने पूरा पढ़ा है, पढ़ के चंबल आपने जैसी नदी जहाँ बहती हो, जहाँ इतनी उपजाऊ होने की गुंजाइशें हैं, वो मतलब लोगों का जीवन बदल सकता है। बिल्कुल, चंबल जिसको वो वहां की त्रासदी कहते हैं, हाँ। वो वहां की नैया पार कराने वाली नदी के रूप में बदली जा सकती है। क्योंकि एक आप देखिए कुंवारी उपजाऊ भूमि है, वो बिहड़े उनको उधर तो साफ कर दिया है मुरैना की तरफ, तो जो एपी में तो, और अच्छी फसल हो रही है वहां पे सरसों की, गेहूं की। अगर तीनों स्टेट ही कर दे अपने अपने एरिया में, मध्य प्रदेश में काफी काम हो गया है। तो एक दूसरा चंबल में देखो आप, ये जो घड़ियाल है वो दुनिया का सबसे बड़ा घड़ियालों का वो राष्ट्रीय सेंचुरी बना दिया है। तो वो है, इवन जो मैंने तो उसमें योजना बना के दी है नोबेल की मार्फत ही, कि भूतपूर्व दस्युओं को आप पर्यटक गाइड के रूप में इस्तेमाल करें, वो अपनी कहानियां सुनाएं, तो वो बड़ा एक रोमांच भी पैदा होगा, जीवन शैली बदलेगी और जीवन शैली बदलेगी। तो बहुत सारी संभावनाएं बिल्कुल हैं। आपने मीना जी ये जो ये कठिन लोगों के जीवन को तो केंद्र में रखा ही, उस पर खूब लिखा ही, लेकिन उससे भी बड़ा काम किया आपने आदिवासी समाज की समस्याओं को सामने लाने का। उनकी जो जीवन शैली है उसमें कैसे बदलाव आए, वो किस तरह के संघर्ष में अब भी मुब्तला है, इस पर थोड़ा आपका जो काम है, इसकी जो गंभीरता है, इस पर थोड़ा बताएं हमें कि कब से शुरू हुआ, क्या इसकी उपलब्धियां रही अब तक। जी देखो, शुरुआत में मेरा पहला कविता संकलन जो 99 में आया, हाँ चांद मेरा है, उसमें आदिवासी के नाम पर केवल एक कविता है, भेदनी नाम की। भील की वाइफ के 24 घंटे कैसे गुजरते हैं गरीबी में है और बहुत तकलीफों में, बाकी नहीं है। रोया नहीं था यक्ष में आदिवासी का सीधे कोई ताल्लुक नहीं है। वैसे वो वंचित वर्ग का नायक बनाया गया है, मैंने कोशिश की यक्ष को, वो एक अलग संदर्भ है, ठीक है। कोई पहाड़ी कौम होएगा, ये जो यक्ष लोग हैं वो भी एक अलग संदर्भ बनता है, सीधे आदिवासी नहीं आता। मैं धीरे धीरे जब धुनीता पे तीर लिख दिया था, उससे पहले भी मैंने आदिवासी अंचलों की यात्रा की। 2 मेरे यात्रा वृत्तांत आ गए थे। अच्छा। एक जंगल जलियावाला जो ब्रिटिश कालीन आदिवासी संघर्षों पर केंद्रित है, और एक साइबर सिटी से नंगे आदिवासी जो अंडमान के आदिवासियों पर अध्ययन है, यात्रा व्रत के रूप में उसको हमने लाया। इन आदिवासी इलाकों में घूमने से, आदिवासी साहित्य को पढ़ने से मुझे ये लगा कि आदिवासी समाज को लेकर के जो कुछ अब तक लिखा गया है उसमें बहुत कुछ खारिज करने लायक है, चूंकि नजरिया उस लेखन में, ये चाहे वो इतिहास है या संस्कृति है या साहित्य है, किसी से संबंधित भी लेखन है, वो उसमें या तो आदिवासी को मान लिया गया वाइल्ड सैवेज, जंगली बर्बर, ये एक चश्मा पहन लिया, ये तो जंगली लोग हैं, ये तो बर्बर लोग हैं, और या आपने चश्मा दूसरा पहन लिया कि समृद्ध प्रकृति की गोद में आदिवासी मस्ती से नाचता रहता है, जैसे उसके पास कोई और काम नहीं। तो ये दोनों नजरिया बिल्कुल गलत है। ना तो आदिवासी राज कपूर की फिल्मों जैसा है, ना गणतंत्र की झांकियों में दिखाया जाता है वैसा है, ना वो जंगली बर्बर कोई हिंसक मानव समुदाय है। वो भी अपन जैसी और जैसे है वैसे जीवन जी रहे हैं, अपने जीने के एक ढंग है, अपनी एक शैली। तो उन, अच्छा एक तो ये, दूसरा उनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
अभी भी वो उनका जो दर्शन, वैचार की समझ और जीवन शैली, संस्कृति है, वो अद्भुत है। और आप देखिए, प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, प्रकृति तत्वों के साथ सह अस्तित्व की भावना है, मानवेतर जीव जगत के साथ में वो जीने का गुण सीखे हुए हैं। और उनका यहाँ तक विश्वास है कि सिंह भी, एक बाघ भी अकारण हमला नहीं करेगा। और ये बात हमारे वन्य जीव विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कोई जंगली जानवर अकारण हमला नहीं करता। जब उसको लगता है उसको खतरा है, तब वो अटैक करता है, या फिर भूखा है। हाँ, भूखा है, या उसको खुद को अपनी जान पर खतरा लगता है। तो ये आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, उसमें 100 तरह की बीमारियां पैदा हो रही है। और आदिवासी जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ता हुआ, वो किसके लिए लड़ रहा है? वो पृथ्वी को माँ मानता है, वो नदी नालों को भाई बहन के रूप में मानता है, पर्वतों को। तो वो जो सारे, आप देखिए, आदिवासी समाज में जितने समुदाय है आदिवासी, उनकी पहचान गणचिन्ह के आधार पर है, टोटम। हमारा वर्णावतरित जाति प्रणाली पर आधारित समाज की पहचान तो जातियों से है, वर्ण से है। वहां जाति वर्ण का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो भारतीय इस तथाकथित मुख्य समाज का हिस्सा रहे ही नहीं, वर्णाश्रम में का हिस्सा नहीं रहे, इसलिए जाति व्यवस्था वहां नहीं है। वहां गोत्र है, गोत्रों की पहचान गणचिन्ह से है, आदिम समुदाय की पहचान गणचिन्ह से है। और गणचिन्ह कौन है? या तो कोई प्रकृति तत्व, नदी नाला, पेड़ पौधा, वनस्पति, घास, इवन पर्वत, उस तरह का, या आसमान का कोई नक्षत्र कोई हो सकता है, या फिर है मनुष्य से इतर प्राणी जगत, चींटी से लेके हाथी तक कोई भी हो सकता है। जैसे मेरा बताऊं, मीना आदिम समुदाय का गण चिन्ह मेल फिश है, मच्छ, भीलों का महुआ है, कोई इनका मुंडाओं का बाघ है। तो अलग अलग का अलग अलग ये है। ये गणचिन्ह को वे पूजते भी हैं, और गणचिन्ह अगर उपभोग की वो है वस्तु, तो उसको उपभोग भी करेंगे, संरक्षण भी करेंगे। तो ये उनका प्रकृति और मानवेतर जीव जगत के साथ में सह अस्तित्व और प्रेम, आत्मीयता की एक भावना लेके चलता है। अगर ऐसा हो, तो अगर ये समझ इन विकसित समाज के मन में आ जाए, तो आज जो हम विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं जी, न पूरी पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, पारिस्थितिकी है, उससे बचा जा सकता है। और बहुत सारी चीजें इससे ली जा सकती है, बहुत कुछ सीखने को है। इसलिए मैंने पूरा ध्यान ही आदिवासी मिथक, आदिवासी इतिहास, आदिवासी समाज और आदिवासी दर्शन और संस्कृति से क्या क्या सीखा जा सकता है, उसमें मेरा है। अच्छी बात यह कि आपके इस काम को एनबीटी वगैरह के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, तो वो सारे देश में सब लोगों के पास में उपलब्ध होने की संभावनाएं बन गई है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण काम आपने किया है। और हालांकि आदिवासी समाज पर तो आपसे अलग से पूरा सेशन हम बात करें तब भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ बताने को रह जाएगा, क्योंकि समय की थोड़ी सीमा मुझे लगती है। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर दूसरे प्रसंग पर आना चाहूँगा। आपने जो इधर पूरी ये जो 30-35 साल पुलिस की सेवा की, एक तरह से पुलिस की सेवा एक तरह से सार्वजनिक सेवा है, जनता के बीच में आप लगातार उनके बीच में रहे हैं, और कई तरह के अनुभव हैं, कई तरह के कष्ट भी शायद रहे होंगे। मेरा ख्याल है कि उस पर एक अच्छी संस्मरणात्मक किताब भी आपने जो लिखी है, खासतौर से ये जो खाकी कलम आपकी किताब है, ये इतनी बड़ी किताब है और करीब कितनी 400 पेज से ऊपर की किताब है, और ये वाकई आपके पास में ये खजाना था। इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी और इसके माध्यम से क्या कुछ आपने कहने की, बताने की कोशिश की, जरा इसके बाद? नहीं, ये तो देखो, जब 30-35 साल का एक अनुभव रहा है पुलिस का, तो वो पुलिस के जो कर्म की स्मृतियां हैं, चाहे वो अच्छी है बुरी है, जो भी है, वो अनुभव तो स्मृति पटल पर है ही। अब उनको लिखने का कोई व्यवस्थित मैंने कोई एजेंडा नहीं बनाया। ये तो हुआ क्या कि जो हमारे एक अखबार निकलता है दोपहर बाद का, न्यूज टुडे, जो राजस्थान पत्रिका समूह का है, तो न्यूज टुडे में एक कॉलम लिखने का मुझे ऑफर दिया गया, और ये कॉलम मैंने 6 साल तक लिखा, और वीकली कॉलम ये था। तो उस बहाने
ये संस्मरणों की किताब बन गई, यो मान लो आप, क्योंकि इसके लिए अलग से मुझे लगता है कि मेहनत नहीं इसमें की। बहुत कुछ औरों के लिए काफी प्रेरणास्पद भी हो सकते हैं और एक उस समय को समझने के हाँ, जिन पुलिस अफसरों के पास ये किताब गई है, इसका ब्लर्ब भी जो हमारे रिटायर्ड आईपीएस अफसर विभूति नारायण राय साहब ने लिखा है, जो अपने आप में बड़े साहित्यकार भी रहे हैं। आप और विभूति नारायण दो व्यक्ति हैं ऐसे जिन्होंने उस सेवा में रहते हुए साहित्य से ये इतना गहरा रिश्ता बनाए रखा है। नहीं, और भी आपको मिल जाएंगे, बट विभूति नारायण राय साहब का बड़ा नाम है, तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि मीना जी ये किताब अच्छी है, और पुलिस वालों के लिए भी ये, चाहे इन्वेस्टिगेशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वीआईपी ड्यूटीज है, या और चीजें है, या खास करके जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, तनाव मुक्ति कैसे हो, उसके सूत्र भी आपको इन किस्सों में मिल जाएंगे। छोटे छोटे किस्से हैं ये, और असल किस्से हैं, ये मान लो। कहीं जरूरत पड़ी तो मैंने आवश्यकता अनुसार नाम बदले हैं, जगह बदली है, बस। और कोशिश ये की कि जो ऐसी बात हो जो राज विरोधी या पुलिस विरोधी या वो, उससे मैं बचने का प्रयास किया है। इस अनुभव संसार का पुलिस की जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी कोई उपयोग देखते हैं आप, या उपयोग? मैं तो खैर आपकी किताब के बारे में क्या कहूँ इस बारे में उचित नहीं हुआ, लेकिन पुलिस में अच्छे बुरे सारे किस्से हैं। पुलिस में जहाँ गड़बड़ियां हुई है उनको भी मैंने बिल्कुल सीधे सीधे लिखा है। उस किस्से को मोड़ शिल्प के लेवल पर दे दिया अलग से, वो एक अलग बात है। अब कितना उपयोग हुई थी तो बताएंगे। एक चीज मीना जी आप महसूस करते होंगे कि हमारी पुलिस को मानवीय संवेदना का एहसास कराने की बहुत जरूरत है। यानी अभी भी हम उस सामंती सोच से बाहर नहीं आ पाए, या उस महकमे में चले जाते हैं तो जो पावर आपके पास, जो जनता के द्वारा दी हुई पावर है जिसका आप उपयोग करते हैं, उसके भले के लिए ही करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका अतिक्रमण भी कर जाते हैं। तो उन्हें एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी प्रशिक्षित करने की जरूरत है। इसकी क्या गुंजाइश देखते हैं आप? देखो, मैंने तो फील्ड छोड़ करके, जब मैं चूरू एसपी था 2007 में, तो डीजी साहब को रिक्वेस्ट करके पुलिस के हमारे मुखिया को ये कहा साहब फील्ड बहुत हो गया, क्योंकि मुझे आगे की काम करते रहना है साहित्य का, तो मैं रिक्वेस्ट करके राजस्थान पुलिस एकेडमी आ गया था, और एक ट्रेनर के रूप में या ट्रेनिंग मैनेजमेंट में दखल देने के रूप में मैंने वहाँ 5 साल काम किया। एज एसपी रहा हुआ प्रिंसिपल, एज डिप्टी डायरेक्टर रहा, एज एडिशनल डायरेक्टर रहा, फिर बाद में ट्रेनिंग डायरेक्टरेट में जहाँ एकेडमी से चला गया, तो वो भी ट्रेनिंग का काम। तो पुलिस ट्रेनिंग में, पुलिस का ये जो आप पूछ रहे हैं, ये सारे सवाल आते हैं। सॉफ्ट स्किल्स कैसे, बेहतर पुलिसिंग कैसे दी जाए, एक्सपर्टाइज कैसे डेवलप किया जाए, तो वो सारी चीजें पूरी संभावनाएं हैं। और आज़ादी के बाद में पुलिस बहुत कुछ अपने पॉजिटिव भूमिका में आई है, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन एक बात जरूर है कि वही जब आप पावर दे देते हैं तो वो पावर के चक्कर में एक ईगो डेवलप हो जाता है। ये ईगो ऐसा ही हो सकता है जैसा कोई ज्यादा बहुमत लेकर के बड़ा राष्ट्र अध्यक्ष या सरकार का अध्यक्ष बन जाए, ठीक है ना, तो उस तरह वो एक ईगो डेवलप होता है। वो ईगो गलत काम नहीं रखता है इसको। अभी इन दिनों देखिए आप, कोरोना है, मास्क पहनना है, अब आपके चाहे सुप्रीम कोर्ट तक के ऑर्डर है, भारत सरकार के ऑर्डर है, राज्य सरकार के ऑर्डर है, सारे प्रशासनिक ऑर्डर है, लेकिन किसका चालान करना है किसका नहीं करना है ये तो वो पुलिस का कांस्टेबल तय करेगा, ट्रैफिक का। ये बात देखने वाली बात है। तो अंततः वहां उसको जो गुंजाइश है, तो गुंजाइश जब है पावर को इस्तेमाल करने की, तो उसका दुरुपयोग करने की भी गुंजाइश बनती है। अच्छा, थोड़ा अंत में मैं आपकी जो साहित्य को लेकर भावी योजनाएं हैं या जिन पक्षों पर और आप काम करना जरूरी समझते हैं, थोड़ी उसकी भी बात करें, उसके बारे में भी कुछ बताएं। क्या कुछ करने की आपको अपेक्षा लगती है, जरूर? जी, दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, खास करके ये आदिवासी को लेकर के ही। जैसे अब जो भावी योजनाएं जो चल रही है ना, उसमें एक थी कि आदिवासी जीवन पर लिखे गए अब तक उपन्यास, उसमें एक किताब का और काम चल रहा है। आदिवासी जीवन पर लिखी गई कहानियां, आदिवासी जीवन पर लिखी गई कविताएं, 3 ये। एक बड़ा काम जो दिमाग में बहुत दिनों से है, वो है कि आदिवासी समुदायों को, जो कि एंथ्रोपोलॉजिकली 1048 हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वैसे संविधान की सूची में जो एसटी है, शेड्यूल्ड ट्राइब,
वो तो आपके 583 है, लेकिन इतने ही वो है जो शेड्यूल में नहीं आए, तो जो एसटी नहीं है। जनरली हम कंफ्यूज कर देते हैं ट्राइब को एसटी से। एसटी वो है जो अनुसूचित जनजाति है, जो संविधान की सूची में रिजर्वेशन वगैरह के फायदे के लिए शामिल कर लिए गए हैं। लेकिन एंथ्रोपोलॉजिकली दूसरे ट्राइबल कम्युनिटीज में है जिनको सूची में शामिल नहीं है, दे आर नॉट एसटी। वो एसटी नहीं है, लेकिन वो टी है, ट्राइब है, ट्राइबल कम्युनिटीज है। तो ये जो 1000 के आसपास जो ट्राइबल कम्युनिटीज है हिंदुस्तान में, इन पर एक एक पे 2-2, 4-4 पन्ना करके एक एनसाइक्लोपीडिया टाइप का एक साधारण परिचय, बड़ा काम, ये एक काम हम शुरू कर रहे हैं। और हमारी टीम है जो ऑल इंडिया ट्राइबल लिटरेरी फोरम के तहत काम कर रही है। पहले उसके रामदयाल मुंडा जी अध्यक्ष थे, उनकी डेथ होने के बाद वो काम मुझे दिया गया है। रामदयाल मुंडा जो आप जानते हैं राज्यसभा मेंबर भी थे, बट ही वाज द ओनली इंडियन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इंडिजिनस पीपल इन यूएनओ। आपने बाबा साहब पर भी काफी अध्ययन किया है, बाबा भीमराव अम्बेडकर के दर्शन पर, उनके काम पर, और आप बाहर भी काफी इस बारे में बात करते रहे हैं। थोड़ा उसके बारे में देखो ना जी, ऐसा देखो, जो आदमी को सचेत रहना चाहिए कि आपकी ज्ञान की परंपरा क्या है, चेतना की परंपरा क्या है, शोषण की परंपरा क्या है, अच्छाई और बुराई दोनों। तो मैं ये तो दावा नहीं करता कि कितना पढ़ा है, लेकिन जो खास करके हमारी भारतीय परंपरा में जो 2 तरह का विचारधाराएं चली, एक आपका वैदिक साहित्य से लेकर के और जो भाववादी दर्शन जो चलता है आगे तक, अब तक एक वो चलता है, और एक चलता है जो यथार्थवादी भौतिकवादी दर्शन, लोकायत चारवाक से लेकर के महात्मा बुद्ध, महावीर, और फिर बाद में नाथ, सिद्ध और भक्ति, सूफी, फिर बाद में ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर साहब, और आज तक की जो ये वंचित समाजों की चेतना है। तो इन चेतना के इतिहास को आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप भविष्य के बारे में सोच नहीं सकते, और वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए भविष्य की योजनाएं बनाएंगे। तो उसके लिए जरूरी का आप अतीत को समझें। दलित चेतना के वाहक अम्बेडकर साहब विराट व्यक्तित्व रहे, उनको समझे बिना आप हमारे दलित समाज को नहीं समझ सकते। और वो केवल दलित ही नहीं, बहुजन समाज के नायक हैं। और दिक्कत ये रही है हमारे हिंदुस्तान जैसे समाज में कि एक जो कम तादाद का तबका है, उच्च वर्ग, उसने राज, धर्म, अर्थ, ज्ञान सारी सत्ताओं पर कब्जा जमाए रखा, वर्चस्व जमाए रखा। और उससे इतर जो 85% प्लस है आम आदमी, जिसमें आज का दलित है, आदिवासी है, स्त्री है, आपका ओबीसीज का लोग है, माइनॉरिटीज का लोग है, क्योंकि माइनॉरिटीज का भी अधिकांश वही है जो कन्वर्ट होकर गया है इन नीचे के तबकों से। तो ये जो बहुजन है, असल डेमोक्रेसी जब होगी जब बहुजन का शासन हो। बहुजन का रिजर्वेशन के आधार पर सीटें हो सकती है, लेकिन वो जो आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव एमपी जाएगा, वाणी किसकी बोल रहा है? वो जीतने के बाद वो पार्टी की वाणी बोलेगा। तो ये जो दिक्कत है डेमोक्रेसी की, तो बाबा साहब अम्बेडकर तो डेमोक्रेसी स्थापित करने में बहुत बड़े नायक रहे, संविधान बनाया, तो उनको तो पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये थी हरिराम मीणा जी से बातचीत, जो एक समरस समाज, समरसता मूलक समाज की जिस स्थापना की थी, हम सब प्रयत्नशील हैं। और सारे आज के जो भी बौद्धिक समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक व्यापक समाज हम बनाना चाहते हैं, एक व्यापक चेतना विकसित करना चाहते हैं, उस दिशा में हरिराम मीणा जी भी प्रयत्नशील रहे, अपना काम अब तक किया है, और भी काम करने की जो संभावना है उस पर भी बात की। आप सब ने हमारे साथ रहकर ये संवाद सुना, आप सबके प्रति भी आभार। और मीणा साहब, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने ये मौका दिया, राजस्थान फोरम मौका दिया, सर्वेश जी हैं, अमिता जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू।